ये उनके कज़न हैं, जो है ब्रदर है उनके, पहले उनके पापा के बारे में बोलना जरूरी है, राइट? समटाइम्स वी से कि टीचर्स ने बच्चे को बनाया है, इंस्टीट्यूट ने बच्चे को बनाया है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे ने खुद भी मेहनत की है और पेरेंट्स भी जो है इक्वली सपोर्टिव है। इससे पहले कि अक्षता आपके साथ आपके क्वेश्चंस को आंसर करे, पहले हम सर से बात करना चाहिए कि कौन सी चीज़ बच्चे में होनी चाहिए ताकि पेरेंटल सपोर्ट जो है वो सबसे जो है उनकी लाइफ में इम्पोर्टेंट बन जाएगा। सर, बच्चे क्या कुछ करें कि जो है पेरेंट्स की सपोर्ट उनके लिए अपने आप ही मैक्सिमम हो जाएगी। आप आ जाइए सर। गुड इवनिंग। देखिए, मुझे आप सभी के बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बाय प्रोफेशन भी मैं टीचर हूँ और आप बच्चे जो है IAS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। जैसे सर ने वैसे क्वेश्चन पूछा है, बेटे सबसे पहले आपके अंदर ये आना चाहिए, खुद अपने अंदर ये पैदा करो कि हमने जो भी टारगेट रखा है उसको अचीव करना है। सिर्फ इसलिए किसी चीज़ के पीछे ना भागो कि मेरा पड़ोसी ये काम कर रहा है तो मैं भी यही करूँ, या अक्षता का जब 69 रैंक आ गया तो हम भी करते हैं, हम भी IAS बने, ऐसा नहीं, ये नहीं सोचना चाहिए। ये अपने अंदर जान के अपने आप को वैल्यूएट करो सबसे पहले कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, हाँ अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं करूँगा। जब उसके बाद आपके पेरेंट्स को आपके अंदर खुद नजर आएगा कि हमारा बच्चा जो है इस काम को करना चाह रहा है, फिर वो आपका ऑटोमेटिकली आपका सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर पेरेंट्स को सिर्फ पेरेंट्स आपको कहते रहे बेटा पढ़ ले, बेटे पढ़ लो, बेटे ये कर लो, बेटा वो कर लो, फिर वो बात नहीं बनेगी और ना ही आपका मन बनेगा। आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए कि मैंने ये बनना है, चाहे आपने आर्टिस्ट ही बनना हो, फोटोग्राफर ही बनना हो, वो आपके अंदर से एक फीलिंग होनी चाहिए। और उसके लिए जब आपके अंदर ये फीलिंग आएगी तो नेचुरली आप उसको टारगेट को अचीव करने के लिए अपना एक्स्ट्रा दोगे। सिर्फ ये कि मेरे 100 बटे 100 नंबर आ जाए किसी क्लास को पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। इसलिए पढ़ना चाहिए कि मैंने कुछ बनना है, कुछ सीखना है। तब पेरेंट्स के अंदर अपने आप ही देखना शुरू हो जाएगा कि नहीं, हमारा बच्चा जो है इस रास्ते पे जाने की कोशिश कर रहा है तो हमें भी इसका साथ देना चाहिए, और वो देते हैं। नो डाउट कि बच्चे की मेहनत बहुत जरूरी है किसी भी चीज़ को टारगेट करने के लिए, लेकिन जैसे सर ने बताया कि पेरेंट्स का रोल भी इक्वलेंट होता है। मेरे पास हमारी बीइंग मैं प्रिंसिपल हूँ तो उस वजह से टीचर PTM मीटिंग हमारी होती रहती है, पेरेंट टीचर मीटिंग, तो उसमें मैं पेरेंट्स को यही बात कहता हूँ कि आप अपने बच्चों का साथ दीजिए और बच्चों को टाइम दीजिए। घर के अंदर जो एनवायरनमेंट स्टडी के लिए चाहिए वो एक्चुअली देना पड़ता है। अब जैसे इसका स्टडी का था तो नो डाउट कि हम पहले जब इसका नीट था 2015 में, 2 साल इसने नीट भी टॉपर थी, ट्राइस भी टॉपर थी, नीट की है, तब भी हमने 2 साल हम कहीं किसी फंक्शन में नहीं गए, कुछ कार्रवाई हमने नहीं की। अब भी जैसे इसका IAS का एग्जाम था तो हम घर पे टीवी तो देखे हुए मेरे घर में सदी नहीं थी, टीवी नहीं देखा, मोबाइल की भी बेल हमारे घर में नहीं बजती थी। मेरे को क्योंकि बीइंग जो मेरे पास फ़ोन की काफ़ी रहती थी तो छुट्टी वाले दिन तो मुझे ये कहते थे सर पापा तो घर से बाहर जाओ तो कई बार मुझे घंटा 2 घंटा घर से बाहर ही रहना पड़ता था, क्योंकि फ़ोन ऑफिशियल फ़ोन काफ़ी आते थे तो उसके रिप्लाई में, और हमने साथ दिया। और आप आज आपके सामने नो डाउट कि इसने स्टडी काफ़ी अच्छी की है, और ये नहीं कि कोई आप लोग देर रात तक पढ़ो तभी आप अच्छी स्टडी कर सकते हो, आप डे टाइम में पढ़ के भी अच्छा गेन कर सकते हो। और दूसरी बात जो इसकी सबसे अच्छी इसके अंदर एक क्वालिटी रही है, वो आप लोगों में भी शायद वो सोना प्रॉपर, नींद इसने हमेशा प्रॉपर ली, नींद के लिए कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। ये मान के चलो कि महीने में मिनिमम महीने में एक बार तो उसकी 12-12 घंटे की भी नींद होती है, तो उसका बेनिफिट इसको ये मिलता है कि इसका माइंड जो है रिलैक्स करता है। और पेपर से पहले तो खासकर कि पेपर से पहले अगर नींद नहीं तो पेपर ही नहीं दे पाएगी। बी रिलैक्स, जितना रिलैक्स होकर लाइफ में चलोगे उतना ही टारगेट्स को अच्छी तरह से अचीव करोगे। जितना आप भाग करोगे भागो उतना ही उस टारगेट से पीछे चले जाओगे। बिल्कुल आराम से रिलैक्स, जितना रिलैक्स होगे उतनी जल्दी उतना बढ़िया आप अपने टारगेट को अचीव कर पाओगे। थैंक यू सर। थैंक यू।
अक्षिता के बारे में बतानी है। एक जो इनकी हॉबीज है ना, एक है मेडिकल काउंसलिंग ऑन कॉल, जहाँ पे क्वेश्चन पूछते हो सभी आंसर करते हैं, और बेस्ट आंसर्स जो हैं वो बार बार लोगों से देखे जाते हैं। तो मैक्सिमम जो है जो आंसर्स जो है जो बेस्ट आंसर्स है उसके बीच में मेडिकल काउंसलिंग वाले जो है वो अक्षिता पहले में होंगे। इसका मतलब यह है कि अपनी हॉबी को बहुत अच्छे ढंग से फॉलो कर रही है। कुछ लोग होते हैं जो हॉबीज को ना मैन्युफैक्चर करते हैं, कुछ जो है बाय यूनिक से नेचुरल जो है प्रोसेसेस से जो है डेवलप होती है। तो अंशु की मैं बात करता हूँ, कुछ जो है साल पहले की बात है। वी हैड अ डिस्कशन विद अंशु और अक्षय जो है, आकाश जो थे जो आजकल आ रहे इसके बीच में सोशियोलॉजी के टीचर है, ये दोनों मेरे पास बैठे हुए थे। तो हम लोगों ने कम से कम 3 या 4 घंटे की डिस्कशन की होगी कि कौन सी आपकी हॉबीज होनी चाहिए, राइट। जिससे तो अक्षिता ने अपने आप को एक्सप्लोर किया। दूसरी वाली जो हॉबी है इनकी साइकिलिंग है, क्योंकि आप सैर करोगे यू विल टेक हाफ एन आवर, 1 आवर 40 मिनट्स। साइकिलिंग करोगे उतनी ही एक्सरसाइज बच्चे आप आधे घंटे में कर लोगे। यूपीएससी के बीच में टाइम तो बचाना है उसके बीच में। तब अंशु ने बहुत जो है सोच समझ कर डिस्कशंस के बाद 2 हॉबीज रखी थी, मेडिकल काउंसलिंग एंड द स्टडीज ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो कहीं ना कहीं पर मेरे को ये लगता है कि कुछ जो आपकी हॉबीज है बाय सेरेंडिपिटी जो है, किस्मत आपकी अच्छी होती है तो अच्छी हॉबीज आपकी डेवलप कर जाती है। कहीं पर आपको खुद को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। एक तो इनकी अपनी प्रोफेशनल जो है इनकी जो स्टडीज है वो एज ए हॉबी इवॉल्व हुई है इसके बीच में। दूसरा इन्होंने देखा कि खुद भी बताएंगी कि भी कहीं ना कहीं पर हमारा सिस्टम आगे ऐसा है कि सेडेंटरी लाइफ हमें ज़्यादा जीनी पड़ेगी, जो है 10 से 12 घंटे बैठना पड़ेगा उसके बीच में। तो जो साइकिलिंग है वो भी एप्रोप्रिएट मेरे को लगी इनकी जो है हॉबी। तो कहीं ना कहीं पर हमें हॉबीज़ के ऊपर भी कंसंट्रेट करना पड़ेगा, राइट। जहाँ तक एज ए स्टूडेंट मैंने देखा है अक्षिता को, तो क्लास के बीच में आगे वाले बेंचेस में बैठना है। इसका ये मतलब नहीं हो गया कि आगे में बैठोगे तो क्लियर करोगे आप। नॉर्मली शी वाज सिटिंग देयर ऑन फर्स्ट एंड सेकंड रो देयर। दूसरा, जब एसेस चेक होते थे, डिस्कशंस होती थी, तो normally I have a habit not to read the essay of the person, right? I make the people sit along with me. They were reading their essay themselves. तो कुछ essays जो हैं इसके मेरे साथ लिखे हैं, लेकिन हर essay के बीच में जब marks 50, 60, 70 दिए, तो कहीं ना कहीं पर एक अर्ज होती थी कि इसको कैसे improve किया जाए, right? And why the other person is getting more marks, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रहता था इसके बीच में। कहीं ना कहीं पर एक यॉनर है, मेरे को ऐसा लगता है कि ये यॉनर मेरा है, इसमें मैं अच्छा लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ। दूसरा जो है उसका ये यॉनर नहीं है, उसके बाद भी वो मेरे को कम्पीट कर रहा है। तो थोड़ा बहुत कंपटीशन की सेंस जो है मैंने देखी थी। मैंने कार्तिक फर्स्ट राइटिंग एसेस अलॉन्ग विद कर दिया। तो बच्चे, जहाँ तक हम ये देखते हैं कि कहीं इंस्टीट्यूट जो है किसी बच्चे को बनाता है, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, जो आपके इंस्टीट्यूट के 10, 11, 12 महीने हैं, आप उसको कंप्लीट करो एंड कट डाउन, स्नैप डाउन दिस अम्बिलिकल कॉर्ड, राइट। इसको काट दो, घर बैठो अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ योर पेरेंट्स, अंडर देयर पैट्रोनेज। उसी से ही जो है बच्चे फिर लाइफ जो है वो फिर चेंज हो जाती है। सो देयर ब्लेसिंग्स आर रिक्वायर्ड, देयर होम कुक्ड फूड इज आल्सो रिक्वायर्ड, राइट। आपको जो पेरिफेरल चीज़ें हैं वो अपने तंग न करें। मेरे को इतना मालूम है, सारी जो है लाइफ मैंने घर से बाहर ही निकाली है। बाहर निकलने के बाद आपकी जो परफॉर्मेंस है वो 60% रह जाती है, 40% कहीं खो जाती है। यू फील लाइक कि भी वो एनवायरनमेंट आपको नहीं मिल रही है, तो आपको बहुत ज़्यादा स्टबर्न होना पड़ेगा। स्टबर्न होने के साथ साथ जो है आप फिर थोड़ा सा सेल्फिश भी हो जाते हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंस्टीट्यूशनल पार्ट इज इम्पॉर्टेंट, टीचर्स आर इम्पॉर्टेंट, बट सेल्फ स्टडी इज मोर इम्पॉर्टेंट। बार बार एक बात बोली थी कि जिसने एनसीईआरटी पढ़े बिना यूपीएससी में पेपर में अपीयर किया, बच्चे सबसे बड़ा सिन है, सबसे बड़ा पाप है बच्चे। तो आपने अपने आप को इक्विप करना है। बाकी जितने भी क्वेश्चंस आपके माइंड के बीच में आते हैं, यू आस्क अक्षिता। अच्छा अक्षिता, आप जैसे ही बच्चों में से एक है, राइट। शी इज नॉट हैविंग एन एक्स्ट्रा benevolence added by God, right? She is just like you, and the way she had made it possible, you can also make it possible. मैंने कल की क्लास में कहा था, जैसे कृतिका है, जो ट्रेड्स मैं कृतिका में देखता हूँ या प्रकृति में देखता हूँ, सारे ट्रेड्स जो हैं वो अक्षिता के पेज में हैं, राइट। ऑब्जर्विंग, लिसनिंग, राइटिंग,
asking something to herself first, then asking to the teacher. तो देखेंगे बच्चे अक्षिता ने आपको क्या कहना है, जो भी आप मन में क्वेश्चंस है ना आस अच्छी बात है आपने। तो सर ने काफ़ी कुछ बता ही दिया है मेरे बारे में। तो यही है कि मेरे भी यहीं फर्स्ट और सेकंड रो में बेंचेस ऐसे बेंचेस थे, तो ऐसे बेंचेस पे बैठ के ही पढ़ाई की है। कोशिश मेरी यही थी कि मेरा सिलेबस मुझे अच्छे से याद हो। मुझे सिलेबस पे बहुत फोकस था क्योंकि मेरे लिए सब्जेक्ट्स ये सारे नए थे। मेरा मेडिकल बैकग्राउंड है, मैं मेडिकल साइंस में हूँ, तो मेरे लिए सब्जेक्ट सारे नए थे, सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब नए थे मेरे लिए। तो मेरा फोकस ये था कि मैं इनको अच्छे से समझ लूँ, क्योंकि मुझे अपने सब्जेक्ट पे कॉन्फिडेंस है, पर इन सब्जेक्ट्स पे बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल नया सा था। तो मैंने एक ही सब्जेक्ट उठाना शुरू किया और उनको ऐसे पढ़ा कि मुझे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर है। चाहे फैक्ट्स याद नहीं है, चीज़ें याद नहीं है, एमसीक्यू गलत हो रहे हैं, कोई बात नहीं, बट कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर है। सर से इतने क्वेश्चंस पूछे हैं मैंने, कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए ताकि आपको अगर कोई तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन भी आए तो भी आप समझ सको और कुछ भी लिख सको उसके अंदर। तो इतना आपको थोड़ा वो इसको मेंटेन करना है। दूसरी ये है कि आपको रेगुलर थोड़ा स्टडी करना है। ऐसे नहीं कि आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके बाद आपको लग रहा है कि ब्रेक ले लेते हैं फिर एक और। थोड़ा कंटिन्यूटी रखोगे तो आपको एक हैबिट बन जाएगी पढ़ने की। यूपीएससी में क्या है कि इतना सिलेबस है, वास्ट है, हम सब कुछ प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो हमें बस हैबिट बनानी है रीडिंग की, राइटिंग की, ताकि हम पढ़ सकें और लिख सकें। इतनी सी हैबिट है। तो वो कैसे भी हो सकती है, वो चाहे आप अपने सिलेबस पढ़ रहे हो, चाहे आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो, उसकी हमें बस हैबिट बनानी है कि हमें पढ़ने की आदत हो, हमें बैठने की आदत हो, क्योंकि 6 घंटे वहाँ एग्जाम लिखना है, तो हमें आदत होनी चाहिए। तो एक ये इसका यूपीएससी में बहुत बड़ा हुआ है। तीसरा टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरा कॉलेज साथ में था, प्रिपरेशन के दौरान मेरा वीकेंड बैच था, तो जैसे जो भी आपका टाइम है, जिस तरह से आपने अटेम्प्ट देना है, अपने अकॉर्डिंग आप एक टाइम प्लान कर लो, इस तरह से कि आपका सिलेबस एग्जाम के एटलीस्ट 2-3 मंथ्स पहले फिनिश हो जाए, ताकि आपके पास 2-3 मंथ्स हो बेसिकली रिवीजन के लिए, और उसमें सिर्फ आप उसको याद करो, अच्छे से रिवाइज करो, टेस्ट दो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा टाइम इतना मिसमैनेज होता है कि हम लास्ट डे तक अपना सिलेबस ही कंप्लीट कर रहे होते हैं, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। जब तक आपका सिलेबस 2-3 महीने पहले तक फिनिश नहीं होता, आप बिल्कुल रिलैक्स होकर नहीं बैठ जाते कि बस अभी इनको याद करना है, ये नोट्स, तो वो बेस्ट रहता है। एक सर ने मुझे बताया था कि कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर आपने कुछ भी पढ़ा, एक जगह से पढ़ा, 2 जगह से पढ़ा, उसको आप एक जगह पर नोट करो। अगर आपने कोई चीज़ पढ़कर नोट नहीं की तो वो आपको कभी याद नहीं रहेगी, जब तक आप उसको नोट नहीं करो। कहीं पर भी जैसे ऑनलाइन अगर आप सेव करते हो तो वैसे कर सकते हो, ऑफलाइन आपको आदत है तो जैसे मर्जी कर सकते हो, लेकिन अगर आपने कुछ नया पढ़ा और आपने उसको नोट नहीं किया तो आपको वो कभी याद नहीं रहेगा। तो ये एक नोटिंग की हैबिट और एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स आप प्रिपेयर करना शुरू कर दो अभी से, तो वो काफ़ी बेटर रहता है। मतलब मेरा ऐसा था कि मैंने अगर ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज भी की हैं तो वो भी सारा सामान मेरे नोट्स में था, और मेरे नोट्स बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे थे कि क्लास नोट्स, एनसीईआरटी सब कुछ एक ही नोट में। तो उससे मेरे को बस क्लास में क्या था कि ये नोटबुक पढ़ के चले जाओ तो सिलेबस कंप्लीट। तो इस तरह से मेरा काफ़ी ईजी रिविजन हो गया। इस तरह से 2-3 टिप्स तो मैंने आपको बताया, इस तरह से मैंने थोड़ा चेंज किया था अपने इसमें और इससे थोड़ा बेनिफिट मिल गया। बाकी आप भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं किसी चीज़ के लिए। मैम, आप एक्स्ट्रा रीडिंग्स करते थे और जब आप प्रिपेयर कर रहे थे, तो द थिंग इज कि काफ़ी लोग दे से कि इट्स बेटर टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द कोर सिलेबस एंड नॉट गो ऑन रीडिंग एक्स्ट्रा बुक्स। तो मेरे को ये पूछना था कि इज इट ट्रू, और इफ इट इज देन शुड आई जस्ट go and just concentrate on the core syllabus and not go and read my extra books? ये एक्स्ट्रा बुक्स डिपेंड करता है इंटरेस्ट पे। जैसे मेरा मेडिकल बैकग्राउंड था तो मैंने मेडिकल की काफ़ी बुक्स पढ़ी, इवन आउट ऑफ द सिलेबस बुक्स भी पढ़ी हैं, बिकॉज मेरा इंटरेस्ट था और मुझे कुछ चाहिए था आउट ऑफ सिलेबस पढ़ने के लिए, ताकि मैं थोड़ा बोर ना हो जाऊँ अपने सिलेबस से। तो इंटरेस्ट बेस्ड है, अगर आपको किसी सब्जेक्ट में, टॉपिक में काफ़ी इंटरेस्ट है तो आप उसका जितना मर्जी एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, नो इश्यूज, लेकिन अपने सिलेबस को सेपरेट रखो, उसको अपने सिलेबस में ऐड ऑन मत करो कि आप उसके भी नोट्स बना रहे हो, उस एक्स्ट्रा बुक के नोट्स बना रहे हो, ऐसा नहीं करना है। उसको आप इंटरेस्ट के लिए पढ़ सकते हो, एज अ हॉबी आप रीड कर सकते हो, इंटरेस्ट बेस कर सकते हो, लेकिन उसको सिलेबस मत बनाओ, सिलेबस को सेपरेट रखो। मैम एक क्वेश्चन है, जैसे टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है, तो क्या होता है कि कई स्टूडेंट्स डे फर्स्ट से एक प्लान ले लेते हैं टेस्ट सीरीज का, जैसे एनसीईआरटी का टेस्ट, दैट इज गुड, और आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस हमें लास्ट में एक टेस्ट सीरीज का सेशन देना चाहिए जिसमें काफ़ी सारा सिलेबस होता है, लास्ट चंक ऑफ सिलेबस। शुरू से इज़ बेटर, मैंने भी शुरू से शुरू किया था,
क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको लास्ट तक आते आते MCQ की आदत हो जाती है, ऐसे लिखने की आदत हो जाती है। तो अगर आप सब कुछ खत्म कर कर लास्ट में टेस्ट देने बैठोगे तो उसमें आपको काफ़ी बर्डन लगेगा और प्रॉब्लम होगी एकदम से ग्रैस्प करने में। अगर आप उसको उसी को ही 5-6 महीने पहले शुरू कर दोगे तो आपको धीरे धीरे पहले सेक्शनल टेस्ट करोगे, ज्योग्राफी का टेस्ट, हिस्ट्री का टेस्ट, ऐसे अलग अलग टेस्ट करोगे तो आपको काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी और उसमें से एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। सेक्शनल टेस्ट। मैम एक और क्वेश्चन था, अभी इस पॉइंट पे व्हाट प्रॉब्लम आई एम फेसिंग इज कि जब मैं अभी जैसे ज्योग्राफी का मॉड्यूल है तो अब ज्योग्राफी जब मैं पढ़ रही हूँ तो मैं उस पर काफ़ी टाइम लगा देती हूँ। जैसे सर ने जो आज करवाया तो चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो, एटलीस्ट मेरे 2 या 2.5 आवर्स जाते हैं सिर्फ नोट्स पढ़ने में। उसके अलावा अगर मेरे को NCERT पढ़नी होती है मैं वो पढ़ती हूँ, विच इज़ वाई मैं हमेशा प्लान करती हूँ कि आज मैं पिछला मॉड्यूल रिवाइज करूँगी, बट मैं नहीं कर पाती हूँ उस रीज़न की वजह से, क्योंकि मेरा काफ़ी टाइम सिर्फ इसमें चला जाता है। तो इसको आपने कैसे कोप किया था कि आप पिछले वाले मॉड्यूल्स कैसे साथ साथ लेके चल रहे थे? मेरा फोकस एक टाइम पर एक ही चीज़ पर था, जैसे आप बता रहे हो। तो जैसे सर ने जो टॉपिक कराया मेरा फोकस उसी पर था कि मैं उसको हर जगह से अच्छे से पढ़ लूँ और एक बार मैं समझ लूँ। तो जैसे हमारे बीच बीच में टेस्ट होते थे, जैसे ज्योग्राफी खत्म हो तो 15 डेज़ के बाद एक टेस्ट हो गया, ऐसे हो गया, तब मैं पुराना रिवाइज करती थी। जैसे टेस्ट वाले डे पे सुबह सुबह उठ के वो रिवाइज करती है। लेकिन जब सर कराते थे डेली बेसिस पे जो करवाया उसको अच्छे से, क्योंकि फिर मिक्स मैच हो जाएगा और प्रॉब्लम हो जाएगी। जो करवा रहे हैं उसको अच्छे से टेस्ट से पहले आप 1-2 दिन रिवाइज कर सकते हैं। Since this was your first attempt, so how did you feel that the strategy I'm going to opt, it will be the optimal strategy for the examination? Because you haven't tried that strategy before. So how did you manage that? इसके लिए बेस्ट यही है कि टेस्ट सीरीज। मेरे टेस्ट में मार्क्स जितने आ रहे थे उतने ऑप्टिमम थे। जैसे कट ऑफ आपको आइडिया होता है कि 100+ अगर आप मार्क्स ले रहे हो तो इनफ है। तो जिस स्ट्रैटेजी से मैं वर्क कर रही थी उस स्ट्रैटेजी से मेरे मार्क्स ठीक बन रहे थे टेस्ट में। ऐसे ही रिटन टेस्ट में और ऐसे में भी सर कह रहे थे कि ठीक है थोड़ा ऐसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो जब ये सब आपको फीडबैक्स मिलते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आप ठीक चल रहे हो। और अगर आपके टेस्ट में 50-60 मार्क्स आ रहे हैं तो आपको पता है कि आप गड़बड़ कर रहे हो। And since while you were preparing, you might have some students who have appeared before in the examination. So did you have that barrier at the back of your mind कि yes उनका syllabus एक बार cover हो चुका है, मेरा नहीं हुआ, मेरा fresh attempt है. So did you feel that kind of impediment कि कहीं मेरे ये detrimental ना हो मेरे लिए? ये तो लास्ट तक फील होता रहता है। मतलब प्रीलिम्स के एक दिन पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मेरा तो पहला ही है, बच्चे तो कितने निकाल के बैठे हैं। लेकिन वो फर्क नहीं पड़ता बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर कि फर्स्ट अटेम्प्ट इज द बेस्ट अटेम्प्ट। अगर आपने फर्स्ट में अच्छे से कर लिया तो आपको बहुत बेटर रहता है, क्योंकि धीरे धीरे आपका मोटिवेशन, आपकी एनर्जी कम होती चली जाती है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में ही एक बार ही अच्छे से दोगे तो वो आपका बेस्ट अटेम्प्ट होगा। और उसी को और हमेशा किसी से कंपेयर मत करो, सबकी स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग है। और हमेशा समझो कि आपका ही बेस्ट है और आप ही करने के लिए बने हो, तो आप दूसरों से क्यों सीखो। तो हमेशा खुद को ही प्रायोरिटी करो। डेली करंट अफेयर्स नोट करने चाहिए या फिर कंपाइलेशन से भी वो कवर हो जाते हैं? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी लर्निंग कैसी है। जैसे अगर आप इनफ लर्निंग आपको लगता है कि मैं याद कर सकती हूँ तो आप मंथली भी पढ़ सकते हो, उसमें आपका टाइम सेव हो जाता है। लेकिन उसमें आपको ये होता है कि आपको कम टाइम में काफ़ी कुछ याद करना पड़ता है। डेली में ये बेनिफिट होता है कि आपको धीरे धीरे सब कुछ याद करना है और हल्का हल्का आपको पता नहीं चलेगा कि आपको पूरा मंथ के याद हो गए। मुझे लगता था कि मेरी लर्निंग अच्छी है तो मैंने मंथली किए थे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप एकदम से याद नहीं कर पाओगे और डेली ठीक है तो आप डेली भी कर सकते हो, टाइम सेम लगता है। डेली में भी उतना टाइम आप आधा घंटा डेली दोगे, मंथली में आपको 2-3 दिन लगाने पड़ेंगे बाद में पूरा। तो टाइम सेम लगेगा, वो आपकी लर्निंग पर डिपेंड करता है। तो आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली आपकी मैनेज कर सकते हो। पूरी प्रिपरेशन में कोर सब्जेक्ट्स कौन से होने चाहिए जिसपे मतलब फोकस करना चाहिए, एटलीस्ट ये तो प्रॉपर आने चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है। किसी के भी नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। मेंस में कुछ भी ऊपर चला जाता है, नीचे चला जाता है। इट्स सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, एवरीथिंग। कुछ बिलीव नहीं कर सकते, अनप्रेडिक्टेबल। बेवफा है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ अक्षिता से कि इंटरव्यू के टाइम के ऊपर कौन सा क्वेश्चन ऐसा लगा जिसमें आपने बड़ा अच्छा आंसर दिया और कौन सा क्वेश्चन ऐसा लगा कि बिल्कुल गड़बड़ की है, उसको बहुत अच्छा बनाया जा सकता था? सर एक क्वेश्चन था कि मुझसे पूछा कि प्री मेडिकल काउंसलिंग जो मेरी हॉबी में भी है, कोरा पे लिखते हैं, तो वो क्या होती है।
तो मैंने बताया कि मैं नीट एस्पिरेंट्स को थोड़ा हेल्प करती हूँ। तो वो कहते कि चलो अगर आप सिविल सर्वेंट बन गए, तो इंग्लिश में था सब कुछ ये, तो अगर आप सिविल सर्वेंट बन गए तो आप तो ये कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। तो मैंने कहा कि सर आई विल एक्सटेंड इट टू सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स, मेरा दायरा बढ़ जाएगा। तो इस पर काफ़ी खुश हुए वो, उन्होंने स्माइल भी किया। और बुरा ये था कि एक क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने पूछा था कि चंडीगढ़ के बच्चे, चंडीगढ़ के लोग हिमाचल में जाकर काफ़ी गंदगी फैलाते हैं, उनका बिहेवियर ऐसा है। तो उस पर थोड़ा मेरे को कन्फ्यूजन हुआ, अटेम्प्ट करने में थोड़ा मुश्किल हुई, बट जैसे कैसे वैसे ये ट्रू है कि चंडीगढ़ के लोग हिमाचल में शिमले में जाके गंदगी फैलाते हैं? क्योंकि आप यंग जनरेशन नहीं जाती है ज़्यादातर तो। इसका ना हल्का सा आंसर मैं देता हूँ। जो हिमाचल प्रदेश है उसके दो पार्ट हैं, एक है चंबा कांगड़ा, एक रेस्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश है। चंबा कांगड़ा के लोग जो है ना वो थोड़ा सा माइंड कम करते हैं। रेस्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश, जिसमें शिमला इज द सेंट्रोइड ओवर देयर, दैट इज कैरिंग द इंपीरियल एपिस्टल, वो नखरा उठाते हैं जो साम्राज्यवाद का जो है। उनको बाहर वाले आउटसाइडर्स अच्छे नहीं लगते, बॉर्डर हाउसेस में रहने वाले एक एलीट टेम्परामेंट वाले लोग हैं, जबकि ये चीज़ आपको चंबा कांगड़ा रीजन के बीच में बिल्कुल नहीं मिलेगी। वो बहुत खुश होते हैं कि जब लोग जो है पंजाब हरियाणा टूरिज्म। ये मुझे क्वेश्चन हमें बड़ा पता लगा कि उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि चंडीगढ़ के लोग हिमाचल में जाके गंदगी क्यों फैलाते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस होगा। हाँ, वो वहाँ पे नहीं, हमें ये लगा कि कोई जो मेंबर था वो कोई हिमाचल बेस्ड चंडीगढ़ का रहने वाला था। कुछ क्वेश्चन चंडीगढ़ के पूछे उसने और हिमाचल के पूछे, तो हमें लगा कि कोई जो मेंबर है वो हिमाचली है और ऊपर रहता चंडीगढ़ में। ठीक है, थैंक यू सर। एक और जैसे मेरा भी साइंस बैकग्राउंड है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को दिक्कत आएगी ऐसे लिखने में, मतलब राइटिंग स्किल मेरी इतनी अच्छी नहीं है, मेरे को पता है अभी भी। तो इसको कैसे इम्प्रूव करें? वो तो लगा नहीं सर, वो हो जाता है। जैसे जैसे आप ऐसे लिखना शुरू करते हो, स्टार्टिंग में बहुत ही बेकार है ऐसे, फिर धीरे धीरे आप इम्प्रूव करते हो, टिप्स लेते हो, जैसे सर से या किसी अपने फ्रेंड से आप लाइंस कॉपी करते हो उनके ऐसे से कि हाँ ये इसने अच्छा लिखा है, ये मैं भी लिखूँ। तो ऐसे आप लाइंस नोट करते चले जाओ, धीरे धीरे आपका ऐसे ऐसा बनेगा कि वो सारे लाइन्स उसमें होंगी। तो जब वो सारे होंगे तो आपका ऐसे अपना अच्छा हो जाएगा। आप सबसे लेके एक लाइन मांगना शुरू करो कि सर एक लाइन बता दो इस पर, 2 लाइन्स बता दो इस पर, एग्जाम्पल्स बता दो इस पर। तो जब आपके पास मटीरियल होगा तो आप उसको सेंटेंसेस तो कभी बना सकते हैं, मटीरियल अच्छा होना चाहिए, तो वो मिल जाता है। सेंटेंस में मतलब उनको फैंसी वर्ड्स अच्छे लगते हैं वोकैबुलरी के? मेरे तो बहुत ही बेकार थे। इसके ऊपर सर ही बताएंगे, सर के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस। साइंस स्टूडेंट के कभी फैंसी सब्जेक्ट वर्ड नहीं हो सकता। सर ने हमेशा मुझे कहा कि योर एकेडमिक ऐसे नहीं लिखे जाते, साइंस वाले नहीं लिख सकते, आते हुए लिखे नहीं जाते। साइंस वाले नहीं लिख सकते। कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे आपके वो सर ने मुझे बुक्स भी दी थी, मेरे पास बुक्स भी है, मैंने काफ़ी पढ़ी वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए, बट नहीं होती, साइंस वालों में नहीं होती। मुश्किल था। I have one question. Sometimes we feel कि it's going to be boring in between. So how you are handling that part? मेरे काफ़ी फ्रेंड्स थे, मेरे साथ प्रिपरेशन में भी फ्रेंड्स थे, मुझे फ्रेंड्स बना के चलने की जरूरत थी। तो बेशक वो थोड़े अभी जर्नी में ही है, बट हमेशा उन्होंने काफ़ी हेल्प की। मतलब कभी भी, जैसे मेरा फ्रेंड कार्तिक मेरे साथ था, तो हमने इकट्ठे प्रिपरेशन करनी, इंस्टीट्यूट इकट्ठे आना, थोड़ा एंजॉय करना इंस्टीट्यूट में, कैफेटेरिया वगैरह चले गए, उसके बाद भी बातें करना, अपने मेडिकल के दोस्तों से बातें, मतलब कीप योर सर्कल अलाइव। ऐसा नहीं है यूपीएससी में कि आप कमरे में बंद बैठ के आपको तैयारी करनी है। कीप योर सर्कल अलाइव, आप लोगों से बातें करो, आधा घंटा बात करने से किसी से कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। कीप योर सेल्फ अलाइव, ताकि आप एग्जॉस्ट मत हो जाओ। इट्स लॉन्ग जर्नी, तो आपको ऐसे बोरियत वाला फील नहीं होना चाहिए। आप लोगों से बातें करते रहो, जिस मर्जी से ऐसे ह्यूमर की, थोड़ा ह्यूमर लाओ, ह्यूमर की बातें करो, वीडियोस देख लो, थोड़ा कीप योर सेल्फ अलाइव, तो वो Since you are a doctor, so what attracted you towards UPSC? कि मुझे IAS बनना है। ये तो इंटरव्यू ये तो इंटरव्यू क्वेश्चन है, ये इसका कोई फायदा नहीं पूछने का। मेरे को काफ़ी इंस्पिरेशन थी, मैं कुछ ऑफिसर से मिली थी, तो मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन थी। उन्होंने बताया था पूछा जाएगा क्वेश्चन कि कैसे उन्होंने काम किया, तो मुझे भी लगा कि मुझे अपनी नॉलेज को इस तरह से यूटिलाइज करना चाहिए। तो मैं काफ़ी इंस्पायर्ड पर्सन होके यहाँ पे इंस्टीट्यूट में आई थी कि मुझे तो करना ही है। तो ऐसे इंस्पिरेशन बहुत मैटर करती है। इफ़ यू आर, आपका गोल सेट है, आपको पता है कि वो करना ही है, आपको अपनी नॉलेज यूज़ करनी है, तो काफ़ी अच्छा रहता है। मैं एक्चुअली ना 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ पेपर की, तो मैंने अभी अटेम्प्ट नहीं दिया, बिकॉज मुझे ये है कि मैंने फर्स्ट में करना है। तो अभी क्या हो गया, ये थोड़ी आगे होने लगी है, चांसेस भी नहीं उतने रह रहे। तो इशू क्या है कि डिस्ट्रैक्शन हर साल आती है, तो उसको अवॉइड कैसे करना है। लाइक
तो चलो पर्सनल है, बट डिस्ट्रैक्शंस हमेशा आती है 3-4 महीने बाद। तो कुछ ऐसा टिप दो कि अगर वो डिस्ट्रैक्शन आए भी, कुछ भी हो जाए तो वो करने ही करने हैं। इसका बेस्ट ये है कि आपका गोल सेट होना चाहिए, मतलब आपके टारगेट्स होने चाहिए कि मैंने 1 महीने में इतना तो करना ही है। तो अगर आपका टारगेट होगा कि मैंने इतना करना ही है, तो चाहे बाढ़ आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको करना ही है। तो आपको यू हैव टू सेट योर गोल्स। मेरे भी मंथली टारगेट्स थे कि मुझे इतना तो करना है, तो उस हिसाब से कुछ भी हो जाए। Since you were a topper in NEET as well, since for the science background you were reading from that, so did that give a kind of boost to you कि मैंने वो क्रैक किया था तो ये भी क्रैक कर लूँगी? ये बहुत अलग है, दिस इज टोटली डिफरेंट। उसमें एक एग्जाम देना है आपको, फिक्स सिलेबस, इसी में से सब कुछ आएगा, यू गो एंड अटेम्प्ट। इधर कुछ भी है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी सिलेबस नहीं है, जस्ट यू हैव टू हैव एन हैबिट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, और कुछ नहीं चाहिए इधर। इधर बस बिल्कुल इधर बहुत अनसर्टेनिटी है। वहाँ पर इट वाज सर्टेन कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे यू विल गेट अ सीट, यहाँ पे इट इज टोटली अनप्रेडिक्टेबल। तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम कि अगर आप एवरेज हो या आप टॉपर हो या बिल्कुल बिलो एवरेज हो, इट डजंट मैटर। अगर अब आपकी रीडिंग राइटिंग हैबिट ऐसी है कि आप काफ़ी खुद को कॉन्फिडेंट समझते हो, तो यू कैन। मैम एग्जाम से पहले आप स्ट्रेस से कैसे कोप अप करते थे? एग्जाम से 1-2 दिन पहले जैसे स्ट्रेस पाइल अप होना शुरू हुआ था, तो आप उससे कोप अप कैसे करते थे? या ऐसे कर लें कि सोशल क्वेश्चन और इमोशनल क्वेश्चन को कैसे डील किया, मेरा भी क्वेश्चन ऐड कर दो बीच में। इसमें आई विल से कि मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन घर से ही थी। तो जैसे एग्जाम के 1 हफ्ता पहले यू हैव टू थिंक ऑफ गुड फूड, थोड़ा बाहर एक्सरसाइज करो, आपका खाना अच्छा हो, आपके पास टाइम प्रॉपर हो और आपको नींद अच्छी आए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम से 1 हफ्ता पहले। तो ये फैमिली ने पूरा ध्यान, उनको बताते थे मैंने कि ऐसे एग्जाम आ रहा है, थोड़ा केयर। तो घर का खाना प्रॉपर, वही बेसिक घिया आलू ये सब। तो और दाल का खाना बिल्कुल बंद, पिज्जा बर्गर सब बंद। हफ्ते पहले बिल्कुल बंद। दाल बनती थी, मूंगी की दाल बनती थी, एक आलू की सब्जी और एक घिया एक डाइट बस। चार्ट। तो ये ऐसे बिल्कुल थोड़ा अच्छा खाना, न्यूट्रिशियस फूड, हेल्दी रहो, पेट खराब ना हो, ये ना हो। हेल्थ का प्रॉपर ध्यान कि आपको कोई बीमारी प्रॉब्लम ना हो। जैसे कई लोगों को स्ट्रेस में फीवर हो जाता है या ऐसे कुछ। आधे बच्चे तो कहेंगे पेपर नहीं घिया नहीं खाएंगे। तो फैमिली को आपको इन्वॉल्व करना पड़ता है वहाँ पर 1 हफ्ता पहले, ताकि वो आपको सपोर्ट करें, और थोड़ा फ्रेंड्स को इन्वॉल्व करो कि इमोशनल सपोर्ट, कि जैसे आपको थोड़ा स्ट्रेस या नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आप उनसे बात करो कि यार मेरे को ऐसा लग रहा है, थोड़ा पॉजिटिव करो, तो पॉजिटिव कर दो। तो ऐसे आप कीप योरसेल्फ अलाइव, आप लोगों से बातें करते रहो। ये मत समझो कि 1 हफ्ता रह गया अब तो अब इसी हफ्ते में सब कुछ करना है, ऐसा नहीं होता। पूरे साल की प्रिपरेशन। मैम जैसे एक कि जैसे प्लानिंग आपने बोला कि मैं प्लानिंग करके करती थी सारा काम, तो मैम मंथली प्लानिंग होनी चाहिए या फिर वीकली प्लानिंग होनी चाहिए? वो आप पे डिपेंड करता है। मेरा वीक्स बहुत ही अनबैलेंस होते हैं, क्योंकि मेरी कॉलेज था और फिर मेरी क्लासेस थी, कभी भी एग्जाम रख देते थे, तो मेरी वीकली प्लानिंग तो बिल्कुल बेकार थी, क्योंकि किसी हफ्ते में 2-3 एग्जाम्स, किसी हफ्ते में 1 भी नहीं, तो मेरा मंथली ही था। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप फ्री हो कॉलेज से, कोई और काम नहीं आपके पास, तो आप वीकली डेली भी कर सकते हो। टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको थोड़ा सा खुद से फ्रेम करना पड़ेगा। मैम जब आप इनिशियली आर्टिकल्स पढ़ते थे तो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम आई होगी। तो द थिंग इज, अब जैसे मैं आर्टिकल्स पढ़ती हूँ तो मेरे को वो याद नहीं रहते हैं कुछ टाइम के बाद में। तो द थिंग इज, आपकी प्रोफिशिएंसी कितने टाइम के बाद में बढ़ी थी इस चीज़ को लेकर कि आपको आर्टिकल्स एक्चुअली अब याद रहने लगे थे, ओपिनियंस याद रहने लगे थे लोगों के? ये चीज़ तो इंटरव्यू में ही हुई थी, उससे पहले मुझे कुछ भी याद नहीं है। ऐसे इंटरव्यू तक आते थे आई वॉज कि मैंने अब थोड़ा मुझे नॉलेज है हर सब्जेक्ट की, तब जाके मुझे लगा था कि अब थोड़ा समझ में आ रहा है। उससे पहले तो ये जो आर्टिकल्स होते हैं इनके आप नोट्स वगैरह कैसे बनाते थे? मतलब सिर्फ मेन पॉइंट्स, इट्स जस्ट अ सिंगल, जैसे बुल्स आई होता है ना, इस तरह से बस एक मेन पॉइंट, ज़्यादा डिटेल मैम वो तो मतलब वीकली एक टॉपिक चलता रहता है। डेली से आप 1 लाइन नोट करोगे तब भी आपके पास 5-6 लाइन्स का आर्टिकल बन जाएगा। तो डेली आप बस एक अच्छी लाइन नोट कर लो, दैट्स इट। कोई ऐसा विजिबल इंडिकेटर कि आपको लगे कि हाँ आई एम नाउ रेडी टू अटेम्प्ट? ऐसा कोई विजिबल इंडिकेटर तो नहीं है, क्योंकि इसमें मुझे ऐसा लगता है कि हर स्टेज की अपनी अलग तैयारी है। प्रीलिम्स की अपनी अलग तैयारी है, मेंस की अपनी अलग, और इंटरव्यू के लिए टोटली डिफरेंट। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आपको लगे कि आप प्रीलिम्स के लिए रेडी हो, यू जस्ट गो। आप मेंस का मत सोचो, मेंस के लिए यू विल गेट टाइम। मतलब इतना टाइम नहीं होगा कि आप सब कुछ स्क्रैच से शुरू करो, बट इतना टाइम होगा कि आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो जैसे ही आपकी प्रीलिम्स की तैयारी हो, यू जस्ट गो एंड
बाकी हो जाए। मैं लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अक्षिता, कब आपको लगा कि आपको खुद को कोसना चाहिए कि रास्ता ठीक रहे? ऐसा मोमेंट आई आपके पीछे when you started correcting yourself and you admonished yourself कि भी जो है थोड़ा सा this way that way जा रहा है? सर ये मेरे फाइनल एग्जाम्स के वक्त था when सर मेरे MBBS के फाइनल एग्जाम्स हुआ लाइक 3 months थे, 3 महीने सिर्फ एग्जाम्स वगैरह ही चलते हैं। तो उस वक्त मेरे को काफ़ी लगा कि यार गलत तो नहीं कर रहे, कि मेडिकल का भी है और उसके बाद फिर अगले साल UPSC भी देना है। तो उस वक्त थोड़ा लगा, बट फिर मेरा फोकस उस वक्त एग्जाम्स पे था क्योंकि पास होना मेरे लिए ज़रूरी है। तो एग्जाम्स दिए, फिर जनवरी से दोबारा से लाइन पिकअप की। थोड़ा प्रॉब्लम था स्टार्टिंग में, बट 2 वीक्स तक पिकअप हो गया। तो सर तब उस वक्त लगा। तो बच्चे एक बात मेरे को जो है कहनी है, जब पेरेंट्स जो हैं बच्चों के टाइम टेबल को अपना टाइम टेबल बना लेते हैं तो सक्सेस तो बच्चे होगी होगी। तो हेड्स ऑफ टू द पेरेंट्स आल्सो। थैंक यू, थैंक्स थैंक यू, ऑल द बेस्ट।